आपका पहला एयरक्राफ्ट जो आपने देखा था और जिस पे आपने काम किया हो वो कौन सा था? 1971 में जो वॉर हुआ था उस टाइम पर जो एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था अजीत। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस एयरक्राफ्ट का भी एक हिस्सा रहा हूँ। कारगिल वॉर के टाइम पे आप एक एयरक्राफ्ट था जिसकी आपने हेल्प करी। ऐसा कोई वॉर जैसा सिचुएशन आपके सामने आया हो आपकी सर्विस के टाइम पे? मैं अकेला ऐसा नहीं था। शायद हमारे यूनिट में शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा हो या शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसने बोला कि ये हमें बहुत डर लग रहा है, हमको वापस लौट सकते। तो ये था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है मोदी गवर्नमेंट में और हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में। आपने मोदी गवर्नमेंट के सामने अगर आपने थप्पड़ मारा तो आप ये मान लीजिए कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसा कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी देख लिया। आज की तारीख में भले ही यूएन में जाकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया, मगर सच्चाई क्या है ये हर आदमी जानता है। जी जी। हमने उनको किस तरह से अंदर घुसकर मारा है, किस तरह से उनका नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में शायद आप सब उनसे ज़्यादा रखते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्मी करके आई उसी रात को एलओसी पे क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। सीज फायर जो हमारी दो कंट्रीज़ के बीच में था वो टूट गया था। 2-3 दिन तक बहुत ही गर्म माहौल रहा, तनाव जैसा माहौल रहा। सीज फायर में जिस दिन हमें लग रहा था, जिस रात हमें लग रहा था कि शायद पीओके के साथ साथ लाहौर और कराची भी हमारे साथ होगा, उस रात भारतीय सरकार ने, उस शाम भारतीय सरकार ने सीज फायर की घोषणा कर दी। क्या ये घोषणा यूएस के प्रेसिडेंट के दबाव में आके ली गई? आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द संवाद अनफिल्टर्ड में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी आधी जवानी इस देश के नाम कर दी है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एयरफोर्स में दी हैं, जिनका नाम है संजय सर। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे शो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्यू कैंपेन in which you will be involving most of the people who represent diverse fields from the community. Thank you very much. तो सर सबसे पहला सवाल आपको मेरी तरफ से आता है, हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। आप कैसे थे, शरारती थे या शांत थे? मैं सबसे पहली बात तो मैं अपने परिवार में सबसे पहला बेटा हूँ, सबसे पहला बच्चा था, तो नो डाउट मैं बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था। और शायद ये पैम्पर्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इफेक्ट किया कि फिर मैंने आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और फिर मेरे यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो फिर यही हुआ कि जो मेरे साथ जो मजबूरियाँ थी, मेरे साथ जो कमज़ोरियाँ थी, वो कुछ ज़्यादा ऐसे ही खुल के सामने आई कि फिर मैं जिस चीज़ को मैं एज अ राइट लेता था वो बाद में मेरा उद्दंड बन गया, और जिसकी वजह से फिर मैं एक तरह से आप कह सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा शैतान था। बहुत ज़्यादा इतना शैतान था कि घर तो घर, पर स्कूल में भी मैं आई वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस चाइल्ड इन द स्कूल। तो आपने मार भी खाई होगी फिर? मार का तो ये था कि कई बार तो माँ बाप इसलिए मार देते थे क्योंकि काफ़ी दिन से मार नहीं पड़ी थी, तो कई बार तो इतनी पिटाई की जाती थी, ये हफ्ता भर हो गया या 2 हफ्ते हो गए या बहुत दिन हो गए, या पापा को कभी हाथ में खुजली हो रही हो, या माँ को भी लग रहा हो कि यार ये सजे चुपचाप क्यों बैठा हुआ है, शांत क्यों बैठा हुआ है, तो कई बार इस वजह से मार पड़ जाती थी। तो उसके बारे में तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा लिख कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? ये एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं कभी इंजॉय नहीं कर पाया, बिकॉज आई नेवर वेंट टू कॉलेज। मेरे आने से पहले ही मैंने फौज ज्वाइन कर ली। सो एक लाइफ का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है कॉलेज जाना, क्योंकि स्कूल में एक रेजिमेंटेड लाइफ होती है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, और कॉलेज में एक न्यू फ्रीडम होती है। तो वो जो लाइफ का एक हिस्सा था वो मैंने फौज में ही एंजॉय कर पाया। तो फौज में जाने का शुरू से ही सपना था? जिस तरह से फ़ौज को हमने देखा था और जिस तरह से फ़ौज को दर्शाया जाता था, या जिस तरह से इमेज फ़ौज के बारे में क्रिएट की जाती थी, तो उससे मुझे आज भी लगता है कि आज लोगों के पास इतने सारे नए आयाम खुले हुए हैं, इतने सारे नए डायमेंशंस, इतनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं, मगर फिर भी फ़ौज के प्रति एक लगाव होना किसी भी लड़के के लिए, और आज जबकि लड़कियों के लिए भी एक नया दरवाज़ा खुल चुका है, एक नया एरिया खुल चुका है, तो हर लड़की भी फौज की तरफ आकर्षित होगी।
आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली एयरफोर्स में ज्वाइन होने की, कि आपने कोई ऐसी चीज़ एक नोटिस करी होगी कि यार फौज में और बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे बीएसएफ है, नेवी है, एयरफोर्स से क्यों? आप देखेंगे कि फ़ौज के बारे में जब भी आप सोचते हैं और ख़ासकर जब एयरफोर्स के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र में एक ही चीज़ आती है, वो होता है एयरप्लेन। और एयरप्लेन में भी ज़्यादातर बात होती है तो फाइटर्स एयरक्राफ्ट की होती है। तो और फाइटर एयरक्राफ्ट उस टाइम पे भी और आज भी अपने आप ही लोगों को ऐसे आकर्षित करता है कि अगर आप किसी भी एयरफोर्स वाले के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप सिर्फ उसके बारे में एक ही चीज़ सोचते हैं कि वो एक पायलट होगा। तो यही एक चीज़ थी जिसने मुझे आकर्षित किया एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए। ओके। आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने अपने घर वालों को बताया था कि मैं अब एयरफोर्स में ज्वाइन करना है मुझे? तो कुछ ऐसा रिएक्शन, जैसे बहुत सारी फैमिलीज कहती क्या करेगा जाके? ये एक बड़ा मिक्स रिएक्शन था बिकॉज पेरेंट्स को इतना तो पता था कि ये नालायक है। दूसरी बात ये भी थी कि जिस तरह से मेरी रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी, तो पेरेंट्स भी इस बात से थोड़ा सा मेरे भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित थे कि क्या करेगा और कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा जो है वो शैतानी में ही गुजरता था। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई में तो इतना था कि उतना बुरा भी नहीं था क्योंकि मार्जिन से पास हो जाता था। मार्जिन का मतलब 35% की बात नहीं है, अराउंड 50 में मैं आराम से पास हो जाता था, करीब मीडियोकर आप स्टूडेंट कह सकते हैं। जब फ़ौज का एक बड़ा अच्छा विकल्प मेरे सामने आया तो नो डाउट मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि एक अलग करियर मैं चूज़ कर रहा हूँ, और वो भी एक ऐसा करियर जिसको कि शायद बहुत सारे लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। जी और जी जी। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे पूरा परिवार काफ़ी खुश हुआ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई एयरफोर्स या फौज में कोई था? मेरा यंगर ब्रदर है जो कि अभी नेवी में ऑफिसर है। ओके। नेवी में वो कहाँ पोस्टेड है इस टाइम? फिलहाल वो दिल्ली में ही है, ओके, नेवल हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड। ठीक है। अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। जब आपने एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू करी तो मतलब कितनी टफ लाइफ होती है ट्रेनिंग में एक कैडेट की, जब वो आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करता है तो उसकी कितनी टफ लाइफ हो जाती है वहाँ पे? जैसे कि आप अपने मतलब जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डिसिप्लिन्ड जोन में आ जाते हो, जैसा हमने सुना है कि बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है, ऐसे कुछ इंसिडेंट? जब हम फौज में गए थे तो एक तो माँ का आंचल था जहाँ से हम निकल कर जा रहे थे, भले ही वो कितने भी हमारे प्रति कितना भी वो टफ था उनका एटीट्यूड या अप्रोच, मगर एक तरफ माँ का आंचल था और दूसरी तरफ फौज में जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वैसे उनको बहुत हार्श कहना उचित नहीं होगा, बट एक सिविल लाइफ से अगर एक बच्चा फौज की तरफ जाता है तो उसको वो लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो जमदूत भी लगते हैं। जिस तरह से वो लोग हम लोग को ट्रीट करते हैं या जिस तरह से वो हमको हमारे रूटीन में हमको ढालने की कोशिश करते हैं, मगर शायद वही लोग ऐसे हैं जो कि हमको एक सिविलियन से, या अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो एक मिस्टर नोबडी से एक मिस्टर समबडी में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, एक आज एक कैजुअल लाइफ में जी रहा हूँ, कब मेरा सोना है, कब मेरा उठना है, कब मैं क्या कर रहा हूँ, कब नहीं कर रहा हूँ, उससे एक रेजिमेंटेड लाइफ जो कि एक हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, वो डिसिप्लिन में हमको पूरी तरह ढालते हैं। तो नो डाउट लाइफ बहुत टफ होती है, मगर ट्रेनिंग, जो चीज़ हमने ट्रेनिंग में सीखी है उसका असर पूरी ज़िंदगी में रहे जी। नॉट ओनली कि जब तक हम फौज में हैं, मगर उसके बाद भी वो असर चलता रहे। इसके लिए जो मेहनत वो लोग करते हैं उसका कोई उसको किसी तरह से कोई स्केल नहीं है जिसके ऊपर उसको माप सके। शुरू में बहुत बुरा लगता था, और फौज में एक चीज़ और होती है कि फौज में कोई भी हम लोग को एक एज अ पूरा बैंड समझा जाता है, एज अ ग्रुप समझा जाता है, और वो भी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें या कभी भी किसी दूसरे को हम अपने से अलग ना समझें। एक हमारे में ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि हमको ये लगता है कि आज भी अगर मैं रिटायर होने के बाद में, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद भी, अगर मैं किसी भी अपने दोस्त से जो मेरे कोर्स में था उससे अगर मैं बात करता हूँ तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं जिससे फिर जब हम लोग ट्रेनिंग पे थे, जब हम लोग शायद जवान हो रहे थे, अच्छी तरह जवान भी नहीं हुए थे। तो वो जो अपनापन है, वो जो फीलिंग है, दैट इज़ अनपैरेलल्ड। और ये सब थैंक्स टू ऑल माई इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने भले ही हमारे ऊपर डंडा बजाया हो, बट देन दे मेड अ मैन आउट ऑफ अस। ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर जैसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाती हो कि यार अब तो कल ये बैंड बजाया था हमारी? एक हमारे साथ में एक थैलोर साहब हुआ करते थे, और वो राजस्थान से थे, और
एक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क थे, और इतने कड़क थे कि वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे कि जिससे कि हमको लगता था कि वो अपने आप को गाली दे रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हमको ऐसा लगता था कि वो अपने आप को गाली दे रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बट उनका हमने एक मानविक व्यवहार हमने तब देखा जब हम लोग अपने पहले टर्म्स के ख़त्म करने के बाद जब वहाँ पे घर की तरफ जा रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने हमको समझाया कि अब आप पहली बार आप घर जा रहे हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको ट्रेन में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज अब आप कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई नहीं है, अब एक फ़ौज के हिस्सा हैं अब आप। जी तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी बर्ताव करेंगे, जिस तरह का भी आपका व्यवहार होगा दूसरे लोगों के साथ में जो कि फ़ौज में नहीं है, वो एक फ़ौज का एक आईना होगा। आप लोग दिखलाएंगे कि आप एक ऐसे नोबल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं जो कि जिसको कि आता है किसी भी सिविलियन से या किसी भी दूसरे भारतीय से ढंग से पेश होना, और अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े तो किस तरह से उनकी मदद करनी है। तो ये थे मिस्टर थालोर। ओके, आपका पहला एयरक्राफ्ट जो आपने देखा था और जिस पे आपने काम किया हो वो कौन सा था जब आपने फ़ौज ज्वाइन करी थी तब? ओके, मैं टेक्निकल में नहीं था, तो मैंने किसी एयरक्राफ्ट में काम नहीं किया, और मैं पायलट भी नहीं था, तो इस सच कोई मेरा डायरेक्ट इंटरनेशन था। मैं जो हमारी जो वायु यातायात सर्विसेज होती हैं और जो इमरजेंसी सर्विस होती है, मैं उस विंग का हिस्सा था। तो मैं एटीसी में काम करता था, और एटीसी का हमारा जो बेसिक जो काम है वो जब एयरक्राफ्ट स्विच ऑन होता है तब से लेकर और जब तक एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ नहीं होता तब तक एयरक्राफ्ट के लगातार संपर्क में रहना है। तो एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसे में हर तरह की मदद पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो और किसी के साथ में बात नहीं कर रहा होता। तो 1971 में जो वॉर हुआ था, उस टाइम पर जो एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था अजीत। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस एयरक्राफ्ट का भी एक हिस्सा रहा हूँ। मेरी पहली जो यूनिट थी वो पांडोगरा थी, वहाँ पर अजीत एयरक्राफ्ट था जो कि उस टाइम पर वहाँ पे फ्लाई हो रहा था। अच्छा, आपकी पहली पोस्टिंग से याद आया, आपकी पहली पोस्टिंग कब लगी थी? मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप कब आपको आया कि आपको पहले बेस पे पहुंचना है? 1986 में मैं आई वाज ट्रांसफर टू बागडोर। ओके, फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, एक आप हमारे लिसनर्स को ट्रेनिंग के टाइम के कुछ ऐसे मेमोरेबल या फ़नी इंसिडेंट बता सकते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे लगा हो कि ये तो यार जिसे याद करके आज भी आप 1-2 घंटे आराम से हंस सकते हो? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग कोई भी शैतानी करते तो वो पनिशमेंट हमको कभी इंडिविजुअल नहीं मिलती थी। अगर मेरे से कोई शैतानी हुई है, चाहे वो जाने में हुई हो या अनजाने में हुई हो, तो वो कभी जो पनिशमेंट है वो मुझे अकेले नहीं मिली। हमारा जो ग्रुप होता था जिसको हम फ्लाइट कहते हैं, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, भले उनकी गलती है या नहीं है, सबको पनिशमेंट मिलता था। अगर हम लोग अपने बैरक्स में हैं तो हमको फ्रॉग जंप, फ्रंट रोल, ये सारी पनिशमेंट मिलती थी। या अगर हम लोग ड्रिल कर रहे हैं तो हमको राइफ़ल को अपने हाथों के ऊपर ले जाकर, और जैसे कहते हैं राइफ़ल अबव योर हेड, और उसके बाद में फिर हमको काफ़ी लंबे चौड़े चक्कर काटने पड़ते थे। मगर एक समय के बाद में तो हमको इस पनिशमेंट में मज़ा आने लग गया। उसके बाद तो ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शरारत तुमने की है या मैंने की है। मिल नहीं सकता सबको। हम लोग रियली एंजॉय करते थे। तो आपको पहले तो बड़ा गुस्सा आता था कि शायद तूने की, और उसके बाद बट शायद ये बहुत अच्छा तरीका था जिससे कि जो बॉन्ड हम लोगों में बना है वो बॉन्ड हमारा बन पाया। और ये फ़ौज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौज में जब हम पूरे फैमिली से कटे हुए हैं, पूरी दुनिया से हम लोग कटे हुए हैं, उस टाइम पे हमें एक दूसरे के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो एक तो ये है। दूसरी बात, हम लोग नए गए थे और उस टाइम पर थोड़े समय के बाद में वहाँ पर साइक्लोन आ गया था। ओके। तो साइक्लोन में अब क्योंकि हमें एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, सब लोग नए गए थे, तो हमारे साथ में एक हमारे मित्र थे, तो उनको रात में बोलने की आदत थी और रात में वो बुरी तरह से चिल्लाते थे। उसका बेड बगल में था, तो साइक्लोन आया और सारी उस एरिया की सारी लाइट कट गई। अब इनको जो है रात को जैसे चिल्लाने का जो आदत थी, तो वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाए। अब हम भी और हमारे साथ खास पड़ोसी जो नहीं थे वो बड़े परेशान हो कि भाई कौन है वो, क्या हो। अब उस टाइम पर यंग थे और ऐसे टाइम पर जो भूत पिशाच वगैरह इन सब के बड़ा मज़ा करते भी हैं। तो हम लोग को तो मतलब कुछ समय तक तो हम लोग को यही लगा कि शायद जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, जिस बैरक में हम लोग रह रहे हैं, दैट इज़ हॉन्टेड।
ठीक है कि रात को ऐसा ऐसा होता है, बट ग्रेजुअल अच्छा। और मज़ा तब आता था कि क्योंकि जब अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, तो ऑब्वियसली पंखा नहीं चलता, तो नींद भी नहीं आती थी। वो इस टाइम पर कुछ ज़्यादा होता था। मगर जब धीरे धीरे लोगों को हमें पहचानना शुरू हुआ, जब लोगों के बारे में जानना शुरू हुआ, तो हमको पता चला कि हमारे ही साथ था। तो ये कुछ ये थी। कई बार एक और वाकया याद आता है कि हम लोग सब बैठे हुए उस टाइम पे थोड़ा सा शांति का माहौल चल रहा था। हम लोग सब बैठे हुए बोतों वाले बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे एक साथी था जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। तो उसको बड़ा डर लग रहा था उस टाइम पर। तो क्योंकि साइक्लोन का टाइम था, तो लाइट चली गई थी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके काफ़ी रात के बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो अब जाके सो जाते। तो हम में से एक कलाकार थे कि वो ने देखा कि ये अच्छा समय है। तो उन्होंने रात को अंधेरे में अपने पूरे बॉडी के ऊपर सफ़ेद चादर से अपने आप को कवर किया और सीधे से जग के उसके पीछे जग के उसको से नाम पुकारने लगा। तो आगे अब खुद समझ क्या होगा। और बड़े यादगार पल हैं। बहुत यादगार पल है, और खासकर ये ज़िंदगी के उस टाइम के पल हैं कि जब हमें सिवाय एक दूसरे के और किसी का सहारा नहीं था। माँ बाप से हम लोग अलग रहते थे, और ऐसे में हम एक दूसरे के साथ में ही अपना सारा वक्त गुजारते थे। तो जो भी कुछ करना, खाना पीना, कुछ भी है, वो हमारी लाइफ उसी जी जी। 4 लोगों के साथ हुआ कर। जैसा सुनने में आता था कि आर्मी का जो मेस होता था उसका खाना मतलब शुरुआत में बहुत ही मतलब वैसा दिया जाता था कि आपको यूज टू हो जाओ कि अगर कोई सिनेरियो आ जाए तो आप ऐसे खाने की आदत लग जाए। क्या ये हकीकत है? ये ऐसा सुनने में आया बहुत सारे लोगों से। आज अगर आप देखेंगे, आज बाहर हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा, जी मगर उस खाने में कहीं पर भी आपको ना तो प्रोटीन मिलेंगे, ना फैट्स मिलेंगे, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगी। जी। फौज अभी भी एक ऐसी रेजिमेंटेड संस्था है जहाँ पर जो भी आपको खाना मिलता है वो उसी हिसाब का मिलता है कि आपकी क्या उम्र है और आपको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ओके। ठीक है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि उस टाइम मतलब खाना बुरा मिलता था, तो ये कहना गलत होगा। खाना Okay. आज भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, उस टाइम पर इतना ज़रूर था कि जो कई बार, और आज भी ऐसा होता है कि फ्रंट में अगर राशन जो है सही समय पर ना पहुंच पाए, तो जो पैक्ड फूड होता है वो वही यूज़ किया जाता है। उस टाइम उस पैक्ड फूड की वजह से थोड़ा अगर खाने में टेस्ट में ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग आता है। नहीं तो खाना वास्तव में बहुत अच्छा रहता है। और आप यकीन मानिए कि अगर मैं आज फ़ौज में होता और अगर मैं आज फ़ौज का ही खाना खा रहा होता, तो शायद मैं इससे ज़्यादा फिट होता। ओके। तो जैसा कि आपने अभी हमारे लिसनर्स को बताया कि आप एटीसी में काम करते थे, तो एटीसी में काम कर एक टिपिकल दिन कैसा होता था आपका? ओके। मतलब एक अगर मैं नॉर्मल दिन की बात करूँ आपसे कि एक नॉर्मल दिन के जैसे हमारी लाइफ में होता है, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खा के सो जाते हैं, तो वहाँ पे कैसा दिन होता था? एक टिपिकल दिन कैसा होता था? ओके, इसको मैं 2 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो ई स्टेशंस होते हैं, जिसको हम फौज की भाषा में पी स्टेशंस कहते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं ऑपरेशन स्टेशन या फील्ड स्टेशंस। तो अगर मैं पी स्टेशन की बात करूँ तो उसमें नॉर्मल रूटीन फ्लाइंग होती है। तो नॉर्मल रूटीन फ्लाइंग में हमको एटीसी को सूरज के उगने से आधा घंटा पहले हमको वहाँ पे होना चाहिए। ओके। ठीक है। और सूरज के छिपने के आधे घंटे बाद तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और इस दौरान हमारी जितनी फ्लाइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ ऑप्शनल फ्लाइंग एक्टिविटीज़ होती है, वो होती है। तो अगर आप नॉर्मल दिन की बात करें तो हमारा दिन शुरुआत होता था कि हमारे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें हमारी जितनी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, क्या वो सब ठीक ठाक हैं या नहीं है। अगर किसी तरह की कोई कमी हो या कोई मेंटेनेंस अगर चाहिए, तो वो उसको उस तरह की मेंटेनेंस के लिए भेजना है या कलेक्ट करना है, इस तरह का। और जहाँ तक एटीसी की बात है, तो जिस भी स्क्वाड्रन की या जिस भी ग्रुप की फ्लाइंग है, तो उनको प्रॉपर ब्रीफिंग देनी पड़ती थी उस पर्टिकुलर दिन के बारे में, या जिस एरिया में उनकी फ्लाइंग होनी है उस एरिया में किस तरह का माहौल रहेगा, उस एरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई इसी तरह की कोई फायरिंग तो नहीं हो रही है ग्राउंड से, आर्मी की कोई प्लान फायरिंग तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों की हमको चेक करना पड़ता था, ये ब्रीफिंग देनी पड़ती थी। और उसके बाद जैसे भी उनका शेड्यूल होता था, उस शेड्यूल से पहले हमको हर तरह का क्लियरेंस उन फ्लाइट्स के लिए लेना पड़ता था, उन एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स के लिए लेना पड़ता था। जहाँ तक फ़्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि पूरे भारत को जिन्होंने मैप करके रखा हुआ है। तो उन एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में उन एयर डिफेंस सिस्टम को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट से कितनी फ्लाइंग्स होनी है और किस किस समय को फ्लाइंग होनी है, ताकि कोई भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट
किसी भी समय किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए, ओके वो चाहे वो डिफेंस का हो या सिविल का हो। तो इसलिए तो ये सारे क्लियरेंस हमको देने पड़ते थे। कई बार डेस्टिनेशन ए, कई बार ऑरिजिनेशन ए से लेकर डेस्टिनेशन बी की तरफ अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसके लिए हमको अलग अलग तरह के क्लियरेंस लेने पड़ते थे, तो वो सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारी थी। ओके इसके अलावा कई बार क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती थी कि हमारे जो फौजी हैं उनको 24 घंटे तैयार रहना है, जी तो इसके लिए कई बार नाइट फ्लाइंग्स भी होती थी। तो नाइट में भी जो सॉर्टीज़ होती थी, नाइट में जो फ्लाइंग होती थी, उनके लिए क्लियरेंस लेना, उनके ब्रीफिंग देना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो सब चीज़ें का चेक करना, तैयार रखना, रेडी पोजीशन में रखना, ये सब चीज़ होता है। ये थी फील्ड स्टेशन की बात। कई बार जैसे ऑपरेशन या फील्ड स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो जी। वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस्ट फ्रंटियर की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी हमारे एयरफील्ड्स हैं, हमारी पश्चिमी सीमा को जितने भी गार्ड कर रहे हैं, तो उन सबका कुछ ग्रुप बना दिए गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर और ये मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर हमारे वहाँ पे 15 स्टेशन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू गुजरात, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे वहाँ 15 स्टेशन हैं तो 15 स्टेशन का ग्रुप बना दिया जाएगा, 3 ओके एयरफोर्स स्टेशन का या 4 एयरफोर्स स्टेशन। और किसी भी समय पर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कितनी आक्रामक सिचुएशन है या कितनी कैसी ऐसी सिचुएशन कि हम पर तैयार रहने की ज़रूरत है, ऐसे में उस ग्रुप में से एक जो एयरफोर्स स्टेशन है वो हमेशा चौकसी पे रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा, जहाँ पर कि उसके अपने एयरक्राफ्ट तैयार एकदम रेडी पोजीशन पे रहेंगे। तो वहाँ पर चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, वहाँ पर हमारे हमेशा फौजी तैयार रहते हैं, पुलिस तैयार रहते हैं। और ऐसी कोई आक्रामक गतिविधि दिखाई देती है या ऐसा एहसास होता है कि आक्रामक गतिविधि होने वाली है, तो उस टाइम पर जैसे भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को के अनुसार रिएक्ट किया जाए। ओके एक और सवाल मेरा आपसे इस चीज़ के, जैसे आपने बहुत सारे स्क्वाड्रन लीडर्स देखे होंगे जो फाइटर्स होते हैं, उन सबको, उनमें से कोई एक ऐसा फाइटर जैसे आपको मतलब स्क्वाड्रन लीडर ऐसा जिसकी फ्लाइंग देख के आपको बहुत मज़ा आता हो, या फिर जो ऑपरेशंस जो हाईली स्टेक्स ऑपरेशंस होते हैं उसमें उसकी भागीदारी कैसी रही, मतलब कि यार ये है जो मिशन संभाल सकता है, इसको अगर हम रिकमेंड कर दें, ऐसा कोई बिना नाम लिए आप उसके कोड नेम में भी बात कर सकते हैं। ओके ये आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द पायलट्स दैट वी हैव इन द एयरफोर्स कि अगर किसी को ये सिंगल आउट करना पड़े कि ए इज़ बेटर देन बी या बी इज़ बेटर देन सी, तो ये कहना ये बहुत ही मुश्किल एक सवाल होगा। हाँ, किसी को अगर ये सिंगल आउट करना पड़ेगा ये थर्ड क्लास पायलट है, तो शायद ऐसा तो कोई नहीं होगा, ओके क्योंकि हाँ सारे अपने में एक बेस्ट होते हैं। वो वाली बात भी है। और सबका जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सब एकदम बढ़िया होता है, और ट्रेनिंग का क्राइटेरिया भी एकदम बढ़िया होता है, उसके पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सो कि एक फौज में कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ओके कि शांति के समय में आप जितना पसीना बहाओगे, जितना आप रगड़ा खाओगे, युद्ध के टाइम पर उतना ही कम खून बहेगा। ओके और ये चाहे कोई पॉलिटिकल किसके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो या कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा हो, फौज में सबको एक ही डंडे से हाँका जाता है। ऐसा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि इसके जो फादर हैं वो है या इसका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी राजा फैमिली से हैं तो आप अगले ये अच्छी हाँ बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। कि अपनी बारी डिसाइड करती है कि आप किस लेवल से चाहेंगे, और अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, अगर आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो हिस्ट्री है, अगर आपकी ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। ओके ऐसा कोई इंसिडेंट्स है जिसमें आपको बहुत ही टफ कॉल लेना पड़ा हो जब आप एटीसी में काम करते थे? कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो यार, जब आपने पूरी टीम से हट के फैसला लिया हो? वैसे तो आमतौर पे जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें प्लान बी भी साथ में रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट्स जब आपको लगा कि आपने अपने सीईओ से या फिर जो आपके परमिट करते हैं, जो आपको आपके जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आपने एक अलग ही किस्म की रिक्वेस्ट कर लियो कि सर इसमें ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए हमें? फौज में आइडियाज़ किसी के भी हों, और वो जो क्रियान्वयन जो होता है, जिनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हमारे जो सीनियर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर होता है। ओके आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप बहुत अच्छे फाइटर हैं, आप फाइटर पायलट हैं, आप बहुत अच्छे एटीसी ऑफिसर हैं, कुछ भी हो, मगर इसका क्रेडिट जो है वो कोई एक आदमी नहीं लेता है। ओके तो जैसे मैंने आपको शुरू में बता रहा था कि हमको जो ट्रेनिंग के टाइम पर ही हमको इस तरह की भावना बना दी जाती है हमारे मन में कि तुम अकेले कुछ नहीं हो, जी अगर जी कुछ जी है तो ये ग्रुप है, और ये ग्रुप ही आपको आगे लेके जाएगा या आपको डुबोएगा।
और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है जहाँ पर कि वो पूरा का पूरा ग्रुप अकेला रह गया हो और उसके बाद भी उसने दुश्मनों को चने से पहुँच अकेले आदमी नहीं, पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर को क्रेडिट आता है और पूरा का पूरा ग्रुप ही क्रेडिट लेता है, भले ही कोई भी अच्छा आदमी किसने भी अच्छा काम किया हो। आपने अपनी सर्विस के टाइम पे किसी टीम को लीड किया है? अगर किया है, जैसे एक टीम होती है उसको लीड करने के लिए एक बंदा होता है, आपने कभी ऐसी टीम को लीड किया है? और अगर किया है तो आप उन सब में ट्रस्ट कैसे गेन करते थे? ओके, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे कि किसी भी इंडिविजुअल को लीड करना पड़ता है, और ऐसे में अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट हमारा इनहेरेंट आ जाता है, हम आपस में ही हमको ट्रस्ट हो जाता है। जब हम 24 में से 24 घंटे एक दूसरे के साथ में गुजार रहे हैं, हम घर जाते हैं सिर्फ खाने पीने सोने के लिए, आराम करने के लिए, उसके बाद फिर हम उसी टीम का हिस्सा हैं जिसके साथ हम शायद ट्रेनिंग के साथ से जुड़े हुए, जी। तो ट्रस्ट हमें नेचुरल आ जाता है। ओके। अब ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो फौजी स्टेशन में अगर आज भी अगर आप किसी फौजी एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना हेलमेट अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर आप आराम से जा सकते हैं, कहीं पे घूम के वापस आ सकते हैं, और आपका हेलमेट आपकी गाड़ी के ऊपर वैसा का वैसा ही रखेगा। अगर आपके 4 व्हीलर खुली हुई है, आप कितना भी चक्कर लगा के आ जाइए, आपकी 4 व्हीलर वैसी की वैसी ही रही। तो ये ट्रस्ट या तो ट्रेनिंग के हिस्सा कह लीजिए, ट्रेनिंग का हिस्सा कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि ये दिस वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच द डिफेंस फोर्सेज वर्क। ओके, ऑन ट्रस्ट। ऑन ट्रस्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा सीईओ, अगर मुझे पता है कि मैं अगर किसी के युद्ध में जा रहा हूँ, किसी युद्ध का हिस्सा है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। मगर उसके बाद भी जब मेरा सीईओ बोलता है, जब मेरे जो बॉस है, अगर उसको सिंगल भाषा में बोला जाए, अगर मेरे जो बॉस है वो मैं बोला कि सामने आग लगी हुई और हमको घुसना है, तो मुझे इतना पता है कि मैं अकेला उस आग में नहीं जा रहा हूँ। ओके। मैं अकेला, आई एम नॉट अलोन टू फेस द वॉली ऑफ बुलेट्स अलोन, इट इज़ द एंटायर टीम हु इज़ कमिंग विद मी। तो अगर हम आएंगे तो हम सब वापस आएंगे, और नहीं आएंगे तो मेरे साथ और भी लोग हैं हु विल बी फॉलोइंग टू द बुलेट्स। ओके। तो ऐसा क्या ऐसा कोई पल था जब आपको डर लगा हो? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर की जब बात चल रही थी, तो मैं जिस प्राइवेट निजी संस्था में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, उस टाइम पर कुछ ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट आई थी कि जिसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये युद्ध या जो भी कुछ एक्टिविटी चल रही है शायद स्केल अप होंगी। तो उस वजह से हमको भी बोला गया था कि आपको भी 24 घंटे के लिए तैयार रहना है। तो उस टाइम पर मेरे अंदर का जो छुपा हुआ फौजी था, उसने सीधा अपने जो बॉस हैं, अपने जो एचओडी हैं, उनको बोला था, सर आप जब भी आप चाहें आप मुझे बुला लें, मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 24 घंटे यहाँ पे रहूँ तो मैं यहाँ पे ही रहूँगा। तो ये तो हमें हमेशा से ही रहा है। एक बार जब हम लोग वो तो लाइफ जी लेते हैं, उसके बाद तो ये हमारी शायद डीएनए में बस जाता है कि अब हम ठीक है, भले हम सिविल में हो, बट आप कह सकते हैं कि एक और कहावत है कि यू कैन कीप अ मैन आउट ऑफ फौज, बट यू कैन नॉट कीप अ फौज आउट ऑफ अ मैन। यस। तो वही एक चीज़ था। जी जी। तो ऐसा जैसे आपने बताया कि कारगिल वॉर के टाइम पे आप एक एयरक्राफ्ट था जिसकी आपने हेल्प करी, ऐसा कोई वॉर जैसा सिचुएशन आपके सामने आया हो आपकी सर्विस के टाइम पे? ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई थी, मगर इतना ज़रूर था कि ड्यूरिंग पार्लियामेंट अटैक, आफ्टर पार्लियामेंट अटैक, जिस समय मैं एक पश्चिमी सीमा पर तैनात था, तो उस टाइम पर हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार थे, और जिस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी उस टाइम पर, हमें कभी भी आक्रामक गतिविधि करने की हमको तैयारी, मतलब हम लोग को कभी कहा जा सकता था। और उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि क्योंकि परिवार हमारे साथ में था, तो हमको फौज ने बोल दिया था कि आप अपने परिवार को या तो घर छोड़ के आ जाइए खुद, या फिर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप हमको बता दीजिए, हम आपके परिवार को आपके घर तक छोड़ के आ जाएंगे। तो मुझे तो लगता था कि हम लोग सिर्फ फौज में ही ये हिम्मत आती है, ये ताकत आती है। बट हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैंने अपनी वाइफ के साथ में, जब अपनी पत्नी के साथ में मैंने ये शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी होगा हम लोग साथ में ही झेलेंगे, मगर हम लोग नहीं जाएंगे। और मैं अकेला ऐसा नहीं था, शायद हमारी यूनिट में शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा हो, या शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसने बोला कि भैया हमें बहुत डर लग रहा है, हमको वापस छोड़ के। तो ये था। तो जैसा पार्लियामेंट अटैक की आपने बात करी, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे जब पार्लियामेंट अटैक की न्यूज़ आप लोगों तक पहुंची थी,
तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब जैसे हम सबका तो खून खौला था। आई वॉज अ किड, आई वॉज इन फर्स्ट क्लास जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। तो आपका मतलब हमारा तो खून खौला ही था कि यार ऐसे कैसे कोई हमारी पार्लियामेंट में घुस के अटैक कर देगा, इतनी हिम्मत कब से हो गई? तो आपकी जो टीम थी, आपका ग्रुप था, उनका क्या रिएक्शन था इसमें कि यार ये क्या हो? ओके, एक बड़ा गलत उदाहरण दे रहा हूँ, मगर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने कुत्ते को लेकर आप घूमने जा रहे हो, उसके सामने अगर दूसरा कुत्ता आ जाता है तो दोनों के दोनों कुत्ते एक दूसरे की तरफ उछलने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने अपने कुत्ते को लीश किया हुआ है, अगर अपने कुत्ते को अपने पट्टे से बांधा हुआ, तो वो और ज़्यादा गुर्राता है और ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ में था कि हम लोग को क्योंकि लीज किया हुआ था, हम लोग को पकड़ा हुआ था, एक संगठन था जिसके हम हिस्सा थे, उसकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। मगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती या अगर हमको ये बोल दिया जाता कि तुम फ्री हो, जो मर्जी करना चाहो करो, तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब उस टाइम की गवर्नमेंट ने आपको खुली छूट नहीं दी? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर तो कहना, मतलब उसके बारे में तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर हाँ, कितना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आज की वो गवर्नमेंट होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। और अगर उस टाइम पर हमने वो कदम उठा लिया होता तो शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। ओके। एक आपने फील्ड मार्शल का नाम सुना होगा, सैम मानेकशॉ, जिनकी बहादुरी के किस्से खुद इंदिरा गांधी ने भी ओपनली बोले हैं। तो सैम मानेकशॉ से आपने उनके बारे में पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो उनसे कोई ऐसी चीज़ जो आपको सीखने को मिली हो सैम मानेकशॉ से कि ये चीज़ जो है मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ इनसे लेके? सैनिक मानिक शॉ तो सैम मानिक शॉ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन था, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थे उनकी। आप जिस तरह से वो अपने फौजियों के साथ में डील करते थे, वो भी एक एग्जाम्पलरी था। जब अगर आपने वो मूवी देखी हो सैम बहादुर, तो जी। जब वो जवान की जाके बैल खींचते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर वो अपना नाम बताता है, फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें पता मेरा नाम क्या है। वो बेचारा थोड़ा सा हकलाता है क्योंकि उसको शायद उसका नाम नहीं पता होता, पर क्योंकि वो गुरखा होता है, और वो सैम के साथ में बहादुर लगा देता है, क्योंकि अमूमन गुरखाओं के नाम जो है वो बहादुर होती, इस तरह से। तो जिस तरह से वो उनसे मिलते हैं, एक बाउंड्री के बावजूद, एक आपस में उनके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके बावजूद वो जिस तरह से फौजी से मिलते हैं, एक फुट सोल्जर से जो मिलते हैं, वो अपने आप में बहुत हैरानी की बात, वो बहुत एक ऐसी बात है जिसको कि कोई भी फौजी एमुलेट करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा। दूसरा, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आए हुए उन्होंने अपना पूरा काम किया, और क्योंकि उनको अपने काम के ऊपर पूरा भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, अपने लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैंने उनको कुछ काम दे दिया है तो ये काम 100% करेंगे, 100% उस काम में देंगे। और तीसरा, जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या सरकार लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोला था कि मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है, आपके काम में इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो अपने काम के प्रति इतना समर्पित थे कि अगर वो चाहते, या जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश में हुआ है, होता रहता है और शायद आगे भी होता रहेगा, जी। अगर वो चाहते तो इस तरह से कदम उठा सकते थे। क्योंकि जिस तरह की न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें छप रही थी, या मीडिया में जिस तरह की बातें चल रही थी, तो शायद इस बात का अंदेशा था कि वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे, या एक तरह से करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि आप अपना काम कीजिए, मुझे अपने काम में बहुत इंटरेस्ट है। तो इस तरह से अगर उनके ही अगर किस्से लेके बैठे तो शायद एक बहुत लंबा एक एपिसोड हो जाएगा। ओके। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके हर कदम के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर, हर एक्टिविटी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके। एक मेरा एक फर्स्ट CDS रहे हैं इंडियन आर्मी के, विपिन रावत जी, जिनकी अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। उनके बारे में भी आपने काफ़ी ब्रॉड में रिसर्च किया होगा या पढ़ा होगा कि जब वो फर्स्ट CDS बने थे तो ऐसी क्या खूबियाँ थी उनके अंदर? मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था, जब वो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात करी थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो हमें आर्मी के बेस कैंप में ले गए थे, तब हमारी उनसे बात हुई थी। तो ही वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन। मतलब वो सामने वाले को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लेते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो NSA हो। तो उनके बारे में ऐसी कोई, इसके अलावा कोई अलग चीज़ CDS के बारे में कि उन्हें ये डेजिग्नेशन मिली तो कुछ सोच के दी हुई होगी? देखिए, हीरा जो है वो उसको कहीं पे भी डालते थे, उसमें चमक आती है। जी। तो इसी तरह के जितने भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये हो गए हमारे अजीत डोभाल साहब हो गए, जी। अनेक फौजी अफसर होने के बावजूद भी उनको CDS बनाया गया था।
उनकी हर कदम के ऊपर लोगों की नज़र होती है, मीडिया की नज़र होती है, उनके जो ऊपर वाले हैं, उनके जो नीचे वाले हैं, उनके जो समकक्ष हैं, सबकी नज़र होती है। किसी भी एक चीज़ को या किसी भी एक विशेषता को पॉइंट आउट करना कि उनमें ये था, इस वजह से उनको सीरियस बनाया गया था, ये शायद बहुत अन्याय होगा, क्योंकि उस लेवल पर एक ऐसे इंसान को लेकर जाना जो कि किसी भी तरह से सिर्फ एक आत्म केंद्रित है या सेल्फ सेंटर्ड है या उसके कोई अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं, तो ऐसा तो कोई आदमी वहाँ पर जा ही नहीं सकता। तो एक 360 डिग्री हर तरह से उनके ऊपर नज़र रहती है। और जब ये लगता है कि हाँ, पहली बात तो हमको इस तरह के एक प्रोफाइल की ज़रूरत है और उसके लिए हमको इस तरह का स्टाफ चाहिए, वो सेलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो जैसे सैम मानिक साहब के साथ में था, उसी तरह से इनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि अगर लोग चाहेंगे तो एमुलेट कर सकते हैं। फ़ौज में आज उनके ऊपर भी उनकी एक्टिविटीज़, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं और वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है उनकी क्वालिटीज़। जी जी। अच्छा, पहले की गवर्नमेंट के बारे में और अब की गवर्नमेंट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अगर आप किसी एरिया के गुंडे हैं और आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो जल्दी आदत यही होती है कि या तो वो माफ़ी मांग लेगा, नहीं तो बोलेगा अगली बार मत करना, नहीं तो मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, और आपने फिर से एक थप्पड़ मार दिया तो फिर वो बोलेगा नहीं अगली बार मत करना, नहीं तो फिर एक और थप्पड़ मारूंगा। आप उसको थप्पड़ मारते जाओगे और वो रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्ट करेगा तो सिर्फ यही कहेगा मैं आपको अगली बार मारेगा तो थप्पड़ मारूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है मोदी गवर्नमेंट में और हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में। आपने मोदी गवर्नमेंट के सामने अगर आपने थप्पड़ मारा तो आप ये मान लीजिए कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसा कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी देख लिया है। आज की तारीख में भले ही यूएन में जाकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया, मगर सच्चाई क्या है ये हर आदमी जानता है। जी जी। हमने उनको किस तरह से अंदर घुस कर मारा है, किस तरह से उनका नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में शायद आप सब उनसे अच्छी से दायरे में थे। तो ये जो छूट है ये हमको मोदी गवर्नमेंट से मिली है, और क्योंकि मोदी ने एक ऐसा प्रेसिडेंट हमारे लिए सेट कर दिया है, आई एम श्योर आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक रहेगा कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू एक्ट। ओके, तो आपने अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, उससे पहले हम एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक कर चुके थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्मी करके आई, उसी रात को एलओसी पे क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। सीज फायर जो हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में था वो टूट गया था। 2-3 दिन तक बहुत ही गर्म माहौल रहा, तनाव जैसा माहौल रहा। मैंने ये सवाल हमारे जो पहले गेस्ट थे उनसे ही पूछा था कि सीज फायर की क्या ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे, और वही सेम क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आपने वो सर्विसेज दी हैं। सीज फायर में जिस दिन हमें लग रहा था, जिस रात हमें लग रहा था कि शायद पीओके के साथ साथ लाहौर और कराची भी हमारे साथ होगा, उस रात भारतीय सरकार ने, उस शाम भारतीय सरकार ने सीज फायर की घोषणा कर दी। क्या ये घोषणा यूएस के प्रेसिडेंट के दबाव में आके ली गई, या फिर ये घोषणा दोनों देशों के से बात करके ली गई? आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। फिर चाहे वो रशिया के प्रेसिडेंट हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या इजराइल प्रेसिडेंट हो, हमने अपने प्रभु सत्ता को सबसे ऊपर रखा है, और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हमने क्यों लिया, हमारी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो सकते। हमारे प्रिंसिपल्स हमेशा से ऐसे रहे कि वी विल नेवर बी एन एग्रेसर, वी विल ऑलवेज बी ए प्रोटेक्टर, वी विल ऑलवेज बी ए डिफेंडर। तो उस टाइम पर हमने जो कदम, जो उनके ऊपर जो इनिशियल अटैक करके जो हमने कदम अपने पीछे कर लिए, वो सिर्फ यही एक था कि हमने उनको सबक सिखा दिया है कि नाउ इट इज़ टाइम दैट यू प्लीज़ स्टॉप योरसेल्फ, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। अदरवाइज अगर हम इस तरह की हरकत कर सकते हैं, अगर हम आपके अंदर घुसकर आपको मार सकते हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड हम और भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह से एक कदम था कि जिसमें हमने अपनी विद इन लिमिट्स प्रेसिशन के साथ में उनको हमने सबक सिखाया। आपको नहीं लगता कि जब हमने न्यूक्लियर अटैक किया था, जब हमने न्यूक्लियर बनाया था, बॉम्ब बनाया था, तब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने शायद यूएन में ये लिख के दिया था कि हम कभी पहला हमला नहीं करेंगे, हम
हमेशा जब हमला करेंगे जब पहले हम पे हमला होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे हमारे जो देश है उसको थोड़ा नुकसान पहुंच रहा है कि हम पहले उनके हमले का वेट करें फिर हम हमला करें? ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जब हमें पता है कि ये नहीं सुधरने वाले या ये हमारे पड़ोसी देश हमें ऐसे ही ऑलरेडी, आपको पता है कि आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, 75 76 साल हो चुके हैं। 76 साल में बहुत सारे हमले उनकी साइड से हम पे हुए हैं। 26/11 अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, पहलगाम अटैक हो, श्रीनगर में तो डेली होते थे, लाल चौक पे होते थे। तो आपको नहीं लगता इससे हमें थोड़ा नुकसान हुआ है कि हमें यार इतना वेट नहीं करना चाहिए था, हमें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, तो शायद ये सिनेरियो अब तक आते ही नहीं। ओके, आज की तारीख में दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिसमें जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर न्यूक्लियर पावर्ड। अब उसमें अमेरिका भी है और रशिया भी है जिनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स हैं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने वो आर्म्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हैं। न्यूक्लियर वॉर अपने आप में एक इतना भयावह एक दृश्य दिखलाता है कि उस टाइम पर पूरी दुनिया का जो परिवेश है, पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं 50 किलो टन के बॉम्ब भी अगर हमारी जो कि एक बहुत छोटी सी संख्या है, अगर वो बॉम्ब भी अगर कहीं छोड़ता हूँ तो उसका इफेक्ट भी इतना होगा कि करीब 10-15 दिन तक हमारा जो आसमान है वो डार्क रहेगा। ठीक है, डार्क रहेगा, सूरज की रोशनी हम पर या हमारे या यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो ऊपर वापस नहीं जाने वाली। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डस्ट। जब भी एक्सप्लोड हुआ डस्ट होगा और वो रहेगा। कम से कम 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे हमारे जो हम लोग फसल पैदा कर रहे हैं जो कुछ भी है उसके पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसी वजह से कभी भी जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हमने ये जो एटम बम है या जो हमारा न्यूक्लियर बम है वो खेल खिलौने की तरह से नहीं किया हुआ है। मगर इतना सब करने के बावजूद भी ये ये हमारे जितने भी इस तरह के बॉम्ब्स हैं वो सब कभी भी एक ही तरह से एक ही जगह पर तैयार करके नहीं रखे जाते। उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं। और कभी भी डिसाइड करना कि हमें एक न्यूक्लियर अटैक करना है एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो हमारे पास बॉम्ब है, अमेरिका के पास बॉम्ब है, इजराइल के पास या कहते हैं अपना ईरान के पास भी बॉम्ब हैं, मगर ये बॉम्ब सिर्फ अपने रक्षा करने के लिए हैं। कोई भी, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय भी कभी कोई ऐसा होगा जब कोई इस तरह की कोई धृष्टता करेगा या कोई एरोगेंसी को इस तरह का कदम, भले ही वो चाहे किम जोंग यन नाम हो नॉर्थ कोरिया के या उसके अलावा कोई दूसरा भी कंट्री हो। ये सिर्फ दिखलाने के लिए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, मगर करना ह्यूमन मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जब मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं छोटा सा बॉम्ब 50 किलो टन का बॉम्ब अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो उससे हमारा जो टेम्परेचर करीब 1.5 डिग्री तक कम हो जाएगा, जिससे हमारे पूरे खाने पीने के ऊपर असर होगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, उन युवाओं के लिए आप कोई ऐसी एडवाइस या मैसेज देना चाहें जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? बहुत आज के परिवेश में बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं हमारे जो यंग जनरेशन है, जिसमें कि लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं या अपना नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है जहाँ पर लोगों का, बिकॉज दे हैव टू बी टारगेट, दे हैव टू बी अबाउट एवरीवन ओनली टू अर्न मनी। तो ऐसे में यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट योर लाइफ और अ करियर विद अ लॉट ऑफ मनी। अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था जिसमें एक लेडी के बारे में मैसेज आया था कि शी वॉज अर्निंग 60,000 रुपीज़, बट उसने शी लेफ्ट दैट जॉब एंड शी शिफ्टेड टू नॉर्मल लाइफ स्टाइल, जहाँ पे कि इस तरह की कोई टेंशन नहीं। और उसने बड़े ओपनली कहा है कि मैं आई हैव चूजन लाइफ ओवर मनी। शी वॉज क्वाइट अ यंग गर्ल इफ शी वॉज अर्निंग ओनली 60,000 रुपीज़, which obviously means probably she had just started a career. But then she left her job and she went into agriculture only because she wanted to live life at her own terms. तो अगर आपको पहली बात तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको ज़िंदगी चाहिए या आपको ज़िंदगी के ऐशो आराम चाहिए। तो हमारे भारतीय संस्कृति में भी एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ चाहिए, तो अगर अपनी लाइफ जीना है तो उसके लिए आपके पास बहुत से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। आपके पास
एक समय के बाद में आपके पास पूरा समय है जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में आप चिल आउट कर सकते हैं, आज की भाषा में अगर बोले। आपके पास एक पूरा बैरिकेटेड एरिया है जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं फौज में रहते हुए भी और फौज से रिटायर होने के बाद ही। उसके बाद में आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो फौज में सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और वो बिना कुछ खर्च किए हुए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आकर्षित करती हैं तो आपको फ़ौज ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ कुछ पैसे अर्न करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए आपको फ़ौज के चैलेंजेस से ज़्यादा जो नॉर्मल चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप फ़ौज से बाहर रहिए। बट इतना भी है कि आप फ़ौज से अगर बाहर रहकर आपने लाखों करोड़ों रुपए भी अगर आपने कमा ली तो किस कीमत पर कमाएं, अपने शरीर को ख़राब करके। और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं होगी जहाँ पर कि हमारे काफ़ी सारे जो फौजी अफसर्स हैं या फौजी जो हमारे नॉन ऑफिसर स्टाफ है वो ऐसे रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे सिविल लाइफ में, मगर उसके बाद भी जब एक अपॉर्चुनिटी आई, जब एक मौका आया उनको फ़ौज ज्वाइन करने के लिए तो उन्हें फ़ौज ज्वाइन किया। हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे और ऐसे भी हैं जिन्होंने आईआईटी ज्वाइन किया, आईआईटी कंप्लीट किया, उसके बाद में फ़ौज ज्वाइन कर ली। जो क्वालिफिकेशन उनको वहाँ लेनी थी, एक या जो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको अपने नाम के आगे आईआईटी लगाना था, वो लगाने के बाद में उन्होंने दे वॉलंटरी जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑलवेज बेटर इन डिफेंस। द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू कैन नॉट अर्न स्टेइंग इन अ प्राइवेट वन और कॉर्पोरेट वन, दैट इज व्हाट यू लाइफ। एक मेरा एक सवाल है कि आपने मिग 21 को भी बहुत करीबी से देखा होगा, जो कि उस टाइम का सबसे प्रीमियम एयरक्राफ्ट माना जाता था। लेकिन एक आरोप हमेशा से उस जो दाग उस पे लगा है मिग 21 पे, वो ये लगा है कि उसके जो पुर्जे होते थे वो रशिया से ख़राब क्वालिटी के पुर्जे आया करते थे या सेकंड हैंड आया करते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट क्रैश भी हुआ है। मतलब मिग 21 शायद सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1963 में पाकिस्तान जब हमारा इंडिया और चाइना का जब वॉर हुआ था 1962, उसके बाद में 1963 में हम लोगों ने रशिया के साथ डील करके और मिग 21 को इंजेक्ट किया था। वो भारत का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था और 62 साल के बाद में कल रिटायर हुआ है वो। 26 सितंबर को वो फाइनल रिटायर हुआ। तो इतने साल तक और शायद कोई दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं किया है, नहीं, तो इसके ऊपर कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था जिसने 62 साल तक अपनी सर्विसेज दी है। हाँ, रही बात जो उसके इक्विपमेंट्स की थी या जो कहीं क्रैश की बात थी, कि एक बहुत बड़ा जो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा है वो इसकी वजह से भुगतना पड़ा है कि 1991 में जो रशिया का जो विघटन हुआ था, रशिया ब्रोक डाउन, यूएसएसआर ब्रोक डाउन इनटू डिफरेंट रिपब्लिक्स। तो जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में बनते थे, ठीक है। उसमें सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत हुई और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। मगर ये कहना कि जो पुर्जे थे वो गलत आते थे या वो नकली आते थे, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट को अगर हम फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने से पहले एक वो बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जिसमें उसका ग्राउंड भी होता है, उसके टेस्ट फ्लाइट भी होती है और कई तरह के इस तरह से एक्सरसाइज के बाद ही उसको एक फिट करार दिया जाता है नॉर्मल फ्लाइंग के लिए। ओके, अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है इसी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे मूवीज़ बनती हैं एयरफोर्स पे, आजकल एयरफोर्स पे बहुत ज़्यादा बने, जब से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ इन पे एयरफोर्स पे बन रही। क्या, थोड़ा फ़नी सा सवाल है कि क्या जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई ऐसा स्क्वाड्रन होता है जो मतलब अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात को टाल के कोई अलग तरीके से स्टंट दिखाता है कि उसे कमांडिंग ऑफिसर एटीसी से मना कर रहा है कि मत कर, तब भी वो कर लेता है? क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि ये सिर्फ रियल लाइफ की बात है? फौज का जो बेसिक प्रीमाइस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन मतलब अगर मेरे ऑफिसर ने, मेरे सुपीरियर ने अगर मुझे बोल दिया कि आग में कूदना है तो मुझे कूदना है। मेरे को सवाल नहीं पूछना कि क्यों कूदना है और क्या तुमको नहीं पता मेरे को चोट लग जाएगी या नहीं दिखाई, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रीमाइस होती है और इसके ऊपर अगर मैंने कभी भी अपने किसी सुपीरियर की अवहेलना की तो उसको म्यूटनी
का दर्जा दिया जाता है। म्यूटनी मतलब आप पूरी फौज के सामने, पूरी कंट्री के सामने, पूरे देश के सामने आप एक म्यूटनी कर रहे हैं, विद्रोह कर रही हैं। ओके। ठीक है, और उसके लिए आपको सिर्फ दंड नहीं दिया जाता, आपको सबसे कड़ा दंड आपको दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके बीच में, जो कि फौज, जो कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में होता है। जहाँ तक रियल लाइफ की बात है तो वहाँ पर इस तरह की कोई चांस ही नहीं। अभी एक कोई सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ आई है, जिसमें एक फौजी अफसर को, एक एयरफोर्स अफसर को ऊपर भी रैंक्स लगे हुए हैं और उसके शोल्डर के ऊपर भी रैंक्स लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, उसके ऊपर ही रैंक लगे होंगे, कंधे के ऊपर रैंक होंगे या उससे बाजू के ऊपर रैंक होंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों चीज़ उसके साथ। तो ये सब, हाँ, इसके बारे में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी डायरेक्टर हैं, फ़ौज के ऊपर अगर फिल्म बना रहे हैं तो उससे पहले इसको हमारे जो फ़ौज के जो मुख्यालय होते हैं उनसे वेट करवा लें। चाहे उनकी स्टोरी को वेट करवाना है या मूवी को वेट करवाना है, वो ज़रूर उसकी वेटिंग करवा लें। नहीं तो इस तरह का मजाक उड़ाना, ये भद्दा मजाक उड़ाना और किसी भी तरह से हमको ग्लैमराइज करना, फालतू ग्लैमराइज करना बंद करना चाहिए। काफ़ी समय पहले एक मूवी आई थी प्रतिहार आई, उसमें नाना पाटेकर थे। जी। जिस तरह की लाइफ उन्होंने, जिस तरह की मूवी उन्होंने बनाई थी, वो एक मूवी थी जिस तरह से कि एक एक्चुअल मूवी होनी चाहिए जो फौज के ऊपर। नाना पाटेकर ने तो शायद कारगिल आर्मी में। जी। तो कभी भी मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या जो भी इस तरह की कंपनी है जो फौज के ऊपर कुछ भी बनाना चाहती हैं, बनाने से पहले एक बार हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि ये हमारा ये थीम है, ये हमारी स्टोरी है, क्या ये वास्तव में हमारी फौज का जो सही दृश्य है वो दर्शाती है या इसको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। क्योंकि एक सिविलियन के पास में फौज के बारे में एक सही मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपकी सेवा से और आपकी जो कॉलेज लाइफ या आपकी बचपन था उनसे सवाल जवाब हो गए हमारे। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ। हम आपको एक सवाल देंगे और आपको 5 या 2-3 सेकंड में उसका जवाब देना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, अनडाउटेडली। ओके। सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कौन सा? MiG-21। ओके। सबसे बेहतर नेता कौन, अरविंद केजरीवाल या असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी। ओके। फेवरेट एयरफोर्स ट्रेडिशन? हर महिला को इज्जत से बात करना, इज्जत से देखना, इज्जत, उनकी प्रॉपर इज्जत करना। उसके अलावा हर अपने कलीग को अपना भाई मानना, अपने ही फैमिली का मेंबर मानना। रिसेंट टाइम में सबसे बेस्ट ऑपरेशन कौन सा रहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, विदाउट डाउट। ओके। इस तरह से हमने अंदर तक जाकर उनको मारा है। मोस्ट ब्यूटीफुल एयरफोर्स स्टेशन जिसमें आपने ड्यूटी करी हो? डिफ़िकल्ट टू आंसर, इसका कोई भी एक सीधा सा आंसर नहीं हो सकता। हर एयरफोर्स स्टेशन की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग स्पेशलिटीज़ हैं। वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन। आपका कॉल साइन या निकनेम क्या था? ग्रुप ई। भारतीय वायुसेना का आपका प्रिय नारा? Never spurred deep down, touch the sky with glory। टच द स्काई विद ग्लोरी। लीडरशिप इन वन वर्ड? मोदी। अच्छा, वन मोमेंट इन योर यूनिफॉर्म यू विल नेवर फॉरगेट? The pride at which people look at us when you're in the uniform। तो संजय जी, एक सवाल और जो मेरे दिमाग में आता है कि जब आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला लिया, जब आपने अपने परिवारजनों को भी बताया हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे कि अभी के अभी तो बहुत टाइम की ड्यूटी बच्चे भी कर लो, बहुत बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ था? या फिर उन्होंने सपोर्ट किया था कि ठीक है आपने दे दी, काफ़ी है? नहीं, एक बहुत दुविधा वाला प्रश्न था, क्योंकि एक स्टेबल नौकरी और जहाँ पे कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो लाइफ थी एक तरह से सेटल ही थी, उसको छोड़कर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहाँ पे सेटलमेंट कोई सर्टेन नहीं है। आज आपके पास नौकरी है, कल आपके पास नौकरी नहीं है। फ़ौज में जिस तरह का माहौल था, जहाँ पे आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, जहाँ पे हर एक फ़ौजी आपका साथी है, आपका भाई है, उसको उसके बदले में आज एक सिविल परिवेश में जहाँ पर हर आदमी एक दूसरे को गला काटने को लगा हुआ है,
तो क्या ये सही रहेगा आपका फौज में निकलना? तो मेरे परिवार की तरफ से भी थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर थी, मगर मेरी वाइफ का सपोर्ट था कि ठीक है जो होगा आराम से करेंगे, और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो 2 रोटी तो आराम से मिल जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑलवेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चैलेंज हमेशा लेने के लिए तैयार रहता। तो फौज की एक स्टेबल लाइफ को छोड़कर जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे ये था कि आई टुक इट एज अनदर चैलेंज in Okay. which the support of my immediate family was very much there. So I took it. Okay, how life changes when you are in Air Force or in any defense system? How life changes when you come into a civilian life? जब आप नॉर्मल सिविलियन हो जाते हो तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? क्या मतलब थोड़ा आपके क्या बोलते हैं फीलिंग्स में आ जाता है, या फिर आप एक नॉर्मल मैन की तरह हो जाते हो बिल्कुल कि मैं पहले डिफेंस में था, अब मैं थोड़ा वैसा बिहेव करूंगा कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ? फौज में जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक दूसरे के बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। एक हमारी एक सोशल लाइफ जो होती है बहुत अच्छी आती है, और हमें बिना किसी मतलब कि हम किसी से भी हेलो हाय हेलो करते हैं, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी तरह से हो, हम बहुत आराम से उनसे हाय हेलो बेबिलाप हमारा सदाचार रहता है। फ़ौज से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा जो फ़ौज में था और जो सिविल लाइफ में था, क्योंकि फ़ौज से मैं नया निकला था। तो उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पर सारी यंगस्टर्स थे। उस पूरी कंपनी में मैं ही था जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र थी। तो क्योंकि फ़ौज से निकला ही था, तो उनके साथ जो मेरा तालमेल था वो इस तरह का था कि मैं उनको अभी तक मैं उनको अपना यंगर ब्रदर या इस तरह से रिलेशन लोग रखते हैं, और आज भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं अच्छे में काम करता था, और हमारा आज भी ग्रुप है जिसको करीब 20 साल हो गए हैं, और हमारा आज ग्रुप चल रहा है। उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग टिके हुए हैं, वो फौज ही है। कि जो फौज की जो मैंने वैल्यूज़ थी जो मैंने उस ग्रुप में डाली हैं, वही है जो कि आज भी हम लोग को एकजुट करके रखा हुआ है। मगर उसके बाद में जब धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि फ़ौज में और बाहर एक बहुत बड़ा अंतर है, जहाँ पर कि बाहर वाले सिर्फ ये देखते कि आपसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, तो फिर थोड़ा सा मेरे को भी कॉशन होने की ज़रूरत पड़ी। बहुत ज़्यादा तो नहीं बदल पाया हूँ अपने आप को, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी फौज जो सिविल हैं उनके झांसे में ना हूँ। क्या आज भी आप में थोड़ी वो जैसे बोलते हैं आर्मी वालों में एक कड़कड़ाहट होती है आवाज़ में, आज जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी थोड़ी कभी कभी स्ट्रिक्टनेस निकल जाती है आपके दिखाने में? मेरा काम ही ऐसा है जहाँ पर मैं एक निजी संस्था में एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा हूँ, या संरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर मेरा इतना दर्द दबा है कि अगर लोग से मेरा फ़ोटो भी अगर लगते, या अगर कोई दूसरा भी कह दे कि भाई ये फला आपके जो सेफ्टी मैनेजर है वो आ रहे हैं, तो लोगों में एक दहशत हो जाती। ये जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरा फौजी बैकग्राउंड है। क्या आपने आर्मी वाली पनिशमेंट किसी को दी है जो आपको मिलती थी कभी, कि आज तूने ये नहीं करा, चला सीढ़ी उठा के चक्कर मार? नहीं, वो तो नहीं। वो सिर्फ आप तक ही सीमित था, और वो भी सिर्फ तभी तक सीमित था जब तक हम लोग ट्रेनिंग में थे। उसके बाद तो एक बार ट्रेनिंग से बाहर आ जाते तो हम लोग को ये माना जाता है कि अब हम सधे हुए गधे हैं, ठीक है, नाउ वे आर ट्रेन्ड। सो उसके बाद भी कोई ऐसा ट्रेनिंग के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाउ आर यू एज अ फादर? मतलब आपके सन या डॉटर के लिए आप कैसे, मतलब सन के लिए आप जैसे स्ट्रिक्ट हैं या डॉटर के लिए सेम है या थोड़ी बहुत? आई विश आपने ये सवाल नहीं पूछा होता, बिकॉज आई एम अ फादर टू अ सन एंड टू अ डॉटर ऑल्सो। ओके, सो जहाँ तक डॉटर है तो डॉटर के लिए मैं फौजी नहीं हूँ। डॉटर के लिए तो आई हैव अ टिपिकल फादर एंड अ डॉटर ओके रिलेशन। बस हाँ, अपने बेटे के लिए फौजी हुई, तो जाने अनजाने में मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद हिम। मुझे इस बात का बुरा भी लगता है, बहुत बुरा भी लगता है, पर फिर एक तरफ ये भी सोचता हूँ कि अगर उसके साथ में सख्ताई ना की जाए तो शायद जिस रास्ते पे उसको चलना चाहिए वो रास्ता से वो भटक जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा स्टिक टू बेटे के लिए, डॉटर के लिए आई नो फादर, दैट्स इट। इज योर सन वांट्स टू जॉइन एयर फोर्स और एनी डिफेंस? I would definitely want you to join force, but he is looking for shows beyond gods. ओके, बिकॉज हमारे ज़माने में फौज के हमारे ज़माने में जो ऑप्शन थे वो बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। बट आज तो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी जी, जो हमारे जो आरजेस हैं उनके पास क्या खूबी होती है, वाकपटुता, बोलने की क्षमता, ठीक है, और उसमें ही वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो आज के तो हर क्षेत्र में असंख्य सीमा वो हैं
अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। बाकी मैं फोर्स नहीं करना चाहता, ना फोर्स करूँगा। द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर हिम, लेट हिम डिसाइड एंड देन मूव अहेड। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि फ़ौज में तो हर एक चीज़ बहुत टाइमली उसमें चलती है कि सुबह अगर 9 बजे खाना मिलना है, दिन में खाना, तो उसी हिसाब से चलता है। तो अभी नॉर्मल उसमें आप कैसे हैं? मतलब फ्लेक्सिबल हैं या फिर एक टाइम बंधा हुआ ही आ रहा है शुरू से कि नहीं 9 बजे अगर खाना चाहिए तो चाहिए? फिर मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि उनके अगर फिर मतलब पिताजी फ़ौज में हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने एक रूल एंड रेगुलेशंस के साथ ही चलते हैं कि मतलब हाँ, सुबह उठ जाएँगे वो 5 बजे, 6 बजे उनको खाना चाहिए, फिर उसके बाद या तो वो जो भी अपनी दिनचर्या जैसे भी हैं। तो अभी भी आप ऐसी हैं या फिर? ओके, जो आपने सवाल पूछा, ये ऐसी कंडीशन उन लोगों की ज़्यादा होती है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फ़ौज में गुजार दी, कि जिन्होंने अपने 30-35-40 साल जिन्होंने फ़ौज में गुजारा की हो, क्योंकि उनका एक रूटीन पिछले 40 साल से वो यही कर रहे थे। उनके साथ में इस तरह की कंडीशन ज़्यादा होती है। तो मैं इस बारे में काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे ऑफिस जाना है तो एक मेरा सेट टाइम है, उसके हिसाब से मुझे डिसिप्लिन के मामले में हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस समय हमको पहुँचना उससे पहले पहुँच जाऊँ, तो उस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। बट हाँ, अगर आज छुट्टी है तो फिर तो आई एम टोटली चिल्ड आउट, आई एम टोटली रिलैक्स्ड। मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। ओके। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। वाइफ से डर लगता है? सर ओके, मैं जैसा फौज में था, मैं आज भी वैसा ही हूँ। मैं ओपनली कह सकता हूँ कि आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस एंड आई हैव माई वाइफ परमिशन टू से सो। घर भी जाना ना अभी? एक सर मुझे एक क्वेश्चन और आपसे है कि अगर आप वापस अपने टाइम में जाएं, अगर आपको टाइम मशीन दी जाए और आप दोबारा अपने टाइम में जाएं, तो क्या आप सेम प्रोफेशन यूज़ करेंगे इंडियन एयरफोर्स का, या फिर ये सेम प्रोफेशन में जाएंगे या फिर कोई और प्रोफेशन आप नो डाउट, आई वुड लाइक टू स्पेंड माई लाइफ इन डिफेंस डिफेंस कौन से? वंस अगेन। ओके। अच्छा, मेरी तरफ से भी एक और क्वेश्चन है। जो लोग एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी क्या एक क्वालिटी उनकी होनी चाहिए, उनमें होनी चाहिए कि मतलब वो टिक जाए वहाँ पर? फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये थे संजय कुमार हमारे साथ, जिन्होंने अपनी सेवा एयरफोर्स में दी और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद संजय सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना बहुत ही कीमती टाइम हमारे लिए निकालने के लिए। तो गाइज, मिलते हैं आपको अब हमारे अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, जिनके साथ होगी ताबड़तोड़ बातचीत। देखते रहिए द संवाद अनफिल्टर्ड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।